प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में जैसे हमने आवृत्ति पादपों में पीढ़ी एकांतरण और जनन कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में संक्षिप्त विवरण देखा था। और मैंने आपको कहा था कि पहले अध्याय में ज़्यादा स्ट्रेस कायिक प्रवर्धन पर दिया गया है। कायिक प्रवर्धन दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। और कायिक प्रवर्धन की परिभाषा के रूप में मैंने आपको बताया था कि बीज के अतिरिक्त पादप के किसी अन्य भाग से होने वाला जनन कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहलाता है और उस भाग को बोलते हैं कायिक प्रवर्धन। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन तने द्वारा, मूल द्वारा, पर्ण द्वारा या पत्र प्रकलिकाओं द्वारा हो सकता है। इन सब के अपने को एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। तनों द्वारा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन का प्रसिद्ध उदाहरण जो तने के विभिन्न रूपांतरण आपने कक्षा 11 में पढ़े हैं वो हैं जैसे कंद में आलू, प्रकंद में हल्दी अदरक, घनकंद में अरबी, शल्क कंद में प्याज लहसुन। इसी प्रकार ऊपरी भूस्थारी जिसको रनर बोलते हैं उसमें घास या दूब घास जिसको बोलेंगे, अंतः भूस्थारी या शक्कर में पुदीना, स्टोलोन या भूस्थारी में स्ट्रॉबेरी, ऑफसेट या भूस्तारिका में के अंतर्गत जलकुंभी। ये सब उदाहरण हैं तने द्वारा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन द्वारा। ऐसे मूल द्वारा कई पादप जैसे शीशम है, उसमें नीम है, चमेली है, उसमें मूलों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। इसी प्रकार अन्य उदाहरण में आपकी पुस्तक में शकरकंद, एस्पेरेगस, डहलिया का भी विवरण दिया गया है जिनमें मूल द्वारा या जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। पर्ण द्वारा कायिक प्रवर्धन का प्रसिद्ध उदाहरण पत्थर चट्टा या ब्रायोफिल्म का पादप है। जब इस पादप की पत्तियां मातृपादप से अलग होकर नीचे गिर जाती है तो उसके किनारों पर नए पादप का प्रादुर्भाव हो जाता है। इसी प्रकार बिगोनिया के पर्णवृंत और पर्ण शिराओं से नवपादपों का विकास देखा गया है। पत्र प्रकलिकाओं द्वारा, पत्र प्रकलिकाओं को अंग्रेजी में बुलबिल्स कहते हैं। कुछ पादपों में पुष्पकलिकाओं के स्थान पर पत्र प्रकलिकाएं या बुलबिल्स विकसित होती हैं और जब ये मातृपादप से अलग होकर नीचे गिरती हैं तब नवपादप का विकास करती हैं। इसका प्रसिद्ध उदाहरण अगेव है और डायोस्कोरिया दो प्रसिद्ध इसके उदाहरण हैं। अब बात करते हैं कृत्रिम कायिक प्रवर्धन या मानव द्वारा कायिक प्रवर्धन। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन में तीन मुख्य रूप से हैं। एक है कर्तन, दूसरा है रोपण और तीसरा है दाब लगाना। कर्तन को अंग्रेजी में कटिंग, रोपण को हम कहेंगे रोपण के लिए ग्राफ्टिंग और दाब लगाने के लिए जो शब्द प्रयुक्त होता है वो है लेयरिंग। तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। कर्तन में क्या करते हैं, किसी पादप के किसी भाग को, कायिक प्रवर्धक को मातृपादप से काट कर अलग करके अन्यत्र रोपित कर दिया जाता है। ठीक है, उस कटिंग को, उस कर्तन को, उस कलम को मातृपादप से अलग करके अन्यत्र रोपित कर दिया जाता है, उसको हम कहेंगे कर्तन या कटिंग। अब ये कटिंग में या तो स्तंभ कर्तन का प्रयोग करते हैं या मूल कर्तन का प्रयोग करते हैं। जैसे अभी हमने एक दिन पहले दिन भी मैंने आपको कहा था कि गुलाब का जिस प्रकार पादप को, नया पादप उगाना है तो गुलाब की किसी टहनी को काट कर उसको हम स्तंभ कर्तन कहेंगे, काट कर अन्यत्र रोपित कर देते हैं। अन्यत्र रोपित करने और उसको फिर अच्छी प्रकार से सिंचित करने पर उसमें शीघ्र ही मूलों का प्रस्फुटन हो जाता है और नया पादप बन जाता है। और अन्य उदाहरण में इसमें स्तंभ कर्तन में गन्ना है, अंगूर है, बोगेनविलिया है, गुलाब के अतिरिक्त इनका भी स्तंभ कर्तन की सहायता से नए पादप को उगाया जाता है। इसी प्रकार कुछ पादपों की जड़ों को भी अन्यत्र रोपित करके उगाया जा सकता है, जैसे नींबू, अमरूद, सेब, चेरी, नीम है, शीशम है। इनको भी अलग से इनकी जड़ों को काट कर अन्यत्र रोपित करने से नवपादप का विकास होता है।
यदि इन कर्तन को, चाहे वो तने की हो चाहे मूल की हो, किसी उपयुक्त पादप वृद्धि नियामक में डुबोकर, विशेषकर इसमें ऑक्सिन का उपयोग करते हैं। ऑक्सिन, उपयुक्त ऑक्सिन में जैसे 2,4-D या 2,4,5-T नाम के ऑक्सिन्स जो हैं, उनमें यदि इनको डुबोकर और फिर यदि इनको भूमि में रोपित किया जाए तो मूलों का विकास शीघ्रता से होता है। ये हम लोग अलग से जब पादप हार्मोन्स या जिनको PGRs बोलते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, उनका जब अध्ययन करेंगे तब उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अगला जो है वो है ग्राफ्टिंग या रोपण। अब कर्तन में क्या था कि पादप के किसी अंग को काट कर अन्यत्र रोपित करते थे। रोपण में क्या करते हैं, दो भिन्न भिन्न पादपों को आपस में जोड़ दिया जाता है। दो भिन्न भिन्न पादपों को परस्पर जोड़ने की क्रिया जो है, बांधने की क्रिया आपस में, जिससे उनके संवहन तक एक दूसरे के संपर्क स्थापित कर लेते हैं, वो क्रिया ग्राफ्टिंग है। ग्राफ्टिंग प्राय ऐसे पादप पर करते हैं जिनका जो पादप है उनमें किसी कारण से फल फूल आदि कम विकसित हो रहे हैं, या उसमें उन्नत लक्षणों का अभाव है, उस पर उसी जाति या उसकी निकट संबंधी जाति के ग्राफ्ट को बांध दिया जाता है। अब इसमें दो शब्दों का उपयोग होगा, एक आएगा कलम, जिसको CN बोलेंगे अंग्रेजी में, और दूसरा स्कंध या स्टॉक। ठीक है, एक शब्द आएगा कलम या CN और दूसरा आएगा स्टॉक या स्कंध। स्कंध उस पादप भाग को कहेंगे जो भूमि में स्थिर है, यानी जिसकी जड़ें काम में लेनी है, वो स्कंध, और कलम जो उसके ऊपर रोपित किया जाता है। ठीक है, तो स्कंध पर कलम को बांध देते हैं अच्छी प्रकार धागे से, और कुछ दिनों में जब उनके आपस में संवहन तक एक दूसरे से संपर्कित हो जाते हैं, तब स्कंध पर कलम या ग्राफ्ट जो है वो फलीभूत हो जाता है। अब जो ग्राफ्ट है, यानी जो स्कंध कलम जो है, और उसको स्कंध पर बांधने के लिए कई प्रकार की विधियां हैं। उनमें से प्रमुख 4 विधियों का नाम आता है। ये जो नाम है विभिन्न, उनके नाम इस प्रकार है। पहला है जीवारोपण या विप ग्राफ्टिंग। जीभी शब्द इसलिए आया है, या जिह्वा शब्द इसलिए आया है, अंग्रेजी में टंग ग्राफ्टिंग भी कहेंगे, क्योंकि इसमें जो कलम और स्कंध है उनकी आकृति जो है वो जीभ जैसी होती है, द्विबाजी शाखित जीभ जिस प्रकार कह सकते हैं। ये मान लेते हैं स्कंध है, और इस पर इसी आकृति इसी व्यास के कलम को रोपित बांध सकते हैं आपस में। जीभ जैसी आकृति ये है, इसलिए इसको कहा है जीवा ग्राफ्टिंग या जीभी ग्राफ्टिंग या टंग ग्राफ्टिंग। दूसरा है वेज या फच्चर, हिंदी में नाम दिया इसका फच्चर रोपण, अंग्रेजी में इसको कहेंगे वेज। वेज शब्द वी आकृति, या हम कह सकते हैं कुलाड़ी जैसा आकार हो, ये कलम और इसके ठीक नीचे जो भूमि में स्थिर भाग है स्कंध, ये वेज नुमा, ये इस आकृति वी शेप की जो आकृति, इसके लिए वेज शब्द आया है, इसलिए वेज ग्राफ्टिंग इसको कहा है। एक है कलिका या बड ग्राफ्टिंग। इसमें क्या करते हैं, किसी पादप की जो उन्नत लक्षणों वाला है उसकी कलिका को लेकर, और जो कम उन्नत लक्षणों वाला जो पादप है उसकी तने में, काष्ठीय तने में छाल को हटाने के बाद में, और उस भाग में उस प्राय टी आकार का चीरा लगाते हैं छाल में, और उसके अंदर उन्नत लक्षण वाली कलिका को उसके अंदर रख कर और उनको आपस में बांध दिया जाता है, ये कलिका रोपण। और इसमें अंतिम जो आता है वो है क्राउन ग्राफ्टिंग या किरीट या मुकुट रोपण। किरीट या मुकुट या क्राउन,
इसमें क्या होता है कि जो नीचे वाला भाग यानी जो स्कंद है उसका व्यास कलम की तुलना में काफ़ी अधिक होता है। स्कंद बड़ा होता है। ये बाकी जो दो चित्र मैंने बनाए हैं उनमें दिख रहा है कि दोनों का व्यास एक समान होता है, जबकि इसमें क्राउन ग्राफ्टिंग में स्कंद का व्यास अधिक होता है और उसके ऊपर छोटे छोटे अनेक कलम रोपित किए जा सकते हैं उसके अंदर। तो जिस प्रकार मुकुट की आकृति होती है वैसी आकृति बन जाती है। ये सब कलम है, तो ये कलम ग्राफ्टिंग के अंतर्गत आता है। अब तीसरा है दाब लगाना या लेयरिंग। दाब लगाने में क्या है कि कर्तन से इसमें कुछ भिन्न था। कर्तन में क्या करते थे, मातृपादप से किसी पादप भाग को काट कर अन्यत्र रोपित कर देते। दाब लगाने में अन्यत्र रोपित करने के पश्चात उसमें मूलों का विकास होता था। दाब लगाने की क्रिया में मातृपादप पर ही किसी शाखा या टहनी पर पहले जड़ों का विकास किया जाता है, मूल का विकास किया जाता है। जब मूल विकसित हो जाते हैं तब उसे मातृपादप से अलग करके काट कर अन्यत्र रोपित कर दिया जाता है। इसमें दो है विधियाँ। एक है टीला दाब विधि। इसको मैं आपके पाठ्य पुस्तक में जो चित्र है उसकी सहायता से आपको बताना चाहूँगा। ये टीला दाब विधि का चित्र है। ऐसा पादप जो छोटा शाखीय या झाड़ीनुमा पादप हो और उनकी शाखाएं आसानी से मुड़कर उनको हम भूमि तक झुका सकते हैं, उनकी शाखाओं को भूमि तक झुका दिया जाता है और उसको गीली मिट्टी से, रुई से, मोस आदि उसको ढककर और उसको हमेशा नम रखा जाता है। एक टीले जैसी संरचना बना दी जाती है उसके ऊपर और उसको हमेशा गीला रखा जाता है। और कुछ दिनों के पश्चात यदि उस गीले वाले मिट्टी वगैरह और मोस, रुई वगैरह आदि को हटा कर देखेंगे तो उसमें नई जड़ें विकसित हो जाती हैं। जड़ें विकसित होने के बाद में यहाँ से इसको काट कर और इसको यहाँ से उखाड़ कर कहीं अन्यत्र रोपित कर दिया जाता है। तो पहले जड़ों का विकास किया है, फिर काट कर उसको अन्यत्र रोपित करते हैं। ये है दाब लगाने में। अब ये तो ऐसे जो टीला दाब विधि थी वो ऐसे पादप के लिए थी जिनकी शाखाएं छोटी हों, बहुत बड़ा पेड़ नहीं हो, झाड़ी नुमा हो, जिसकी शाखाएं आसानी से भूमि तक झुकाई जा सकती हैं, उनके लिए। अब यदि कोई बहुत बड़ा पादप हो, जैसे आम है, लीची है और भी अनेक बड़े पेड़ हों, उनमें शाखाएं काफ़ी मजबूत होती हैं, उनको हम मिट्टी तक, ज़मीन तक नहीं ला सकते हैं। उनके लिए दूसरी विधि है गुट्टी लगाना। इसमें क्या करते हैं कि एक शाखा, जो मोटी काष्ठीय शाखा है, उसमें तीखे धारदार चाकू की सहायता से उसमें छाल को हटा दिया जाता है और छाल को हटाने के बाद में जो अंदर वाला जो आवरण है और उस अंदर वाले आवरण में मोस, गीली मिट्टी या गीली रुई से ढक दिया जाता है और किसी बोरी आदि से इसको और ढककर बांध दिया जाता है। और इसकी ठीक ऊपरी शाखा में एक मटके जिसमें पानी भरा हुआ है, उस मटके में छोटा छेद करके और सूतली जो कि नीचे बंधी हुई थी, उस सूतली का दूसरा सिरा इस मटके में कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए करते हैं और इस पानी से भरे हुए मटके से जो जल है वो इस सूतली से होते हुए इस जो गुट्टी जो बनी है जो वो हमेशा वो नम रहेगी। लगभग 4 से 8 सप्ताह बाद इसको खोल कर देखते हैं तो इनमें जड़ें विकसित हो जाती हैं। जब जड़ें विकसित हो जाएं तो इसको काट कर और अन्यत्र रोपित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार मातृपादप पर पहले जड़ों का विकास किया जाता है, तत्पश्चात अन्यत्र रोपित करने की क्रिया इसमें आती है। दाब लगाना या लेयरिंग विधि। तो ये कायिक प्रवर्धन का संपूर्ण उल्लेख हमने कर लिया है। अब लैंगिक जनन इस चैप्टर में थोड़ा सा एक वर्णन है पुष्प की संरचना, उसको हम दूसरे अध्याय के साथ में उसको जोड़ते हुए अगले वीडियो में आपको मैं प्रस्तुत करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। घर पे रहें, सुरक्षित रहें।